Good morning, students. Today we will read chapter number 2 from your book Behave, and the title of the chapter is The Sound of Music. So the chapter is divided into two parts, okay, and both deal with the aspect of music and the legendary musicians who achieved excellence in their respective fields. ओके तो ये जो चैप्टर है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके एंड वी विल इन बोथ पार्ट्स वी विल रीड अबाउट टू legendary musicians and their contribution towards the music. Now, so part 1 is about Evelyn Glennie, listen to sound without hearing it. So in this chapter we will read about Evelyn Glennie, okay, and she is disabled. She is not able to hear, but she can feel the music and she can listen the music, okay, although she has lost ability of listening, but she was so passionate towards music. She can feel it and she can listen the music. Now, before you read, so God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Okay, so this is with reference of the chapter. और यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भगवान ने उसे सुनने की शक्ति या सुनने की कैपेसिटी तो ले ली, but he has given her back something extraordinary. But in return he had given him something extraordinary. कुछ स्पेशल चीज़, कुछ स्पेशल गिफ्ट से उसको नवाजा है, उसको स्पेशल गिफ्ट भगवान ने उसे दिया है. What we hear, she feels. और वो क्या था, भगवान ने उससे सुनने की कैपेसिटी तो ले ली, सुनने की एबिलिटी तो ले ली. ओके, शी वॉज नॉट एबल टू हियर, बट शी कैन फील इट. ओके, शी कैन फील्स far more deeply than any of us. And what the writer is saying कि हम जैसा सुन सकते हैं, हम जैसा महसूस कर सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर डीपली वो जो गर्ल है, वो जो एवलिन ग्लेनी है जिसके बारे में चैप्टर है, वो सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और क्योंकि वो उसको फील बहुत अच्छे से कर सकती थी म्यूज़िक को. और हमें पता है जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं तो हम बहुत उसको एक्सप्रेस भी उतना ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं, क्योंकि वो फील बहुत डीपली करती थी. बिकॉज शी हैज़ इंटेंस लव विद म्यूज़िक, सो शी कैन एक्सप्रेस म्यूज़िक in beautiful way. Now, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Okay, in this chapter we will read about a person and by far you know that now we will read about Evelyn Glennie. Okay, she is disabled, but वो अपनी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जो वो सुन नहीं सकती है, ठीक है, उसके बाद भी उसके पास एक सक्सेसफुल स्टोरी है. मतलब उसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है. शी मेड हर लाइफ सक्सेसफुल. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेनी. नाउ, rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. So in the beginning of the chapter you can see that there is a scene of train platform. यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन का सीन जो है राइटर ने लिखा है, बता रहा है वो हमें. और ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा रश आर, मतलब ऐसा समय जब बहुत ज़्यादा भीड़, वहाँ पे क्राउड जो है वो रश है, वहाँ पे एक जॉस्टल मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, ठीक है, एक दूसरे को पुश. रफली जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको पता है कि हम एक दूसरे को पुश करते हुए अपनी जगह बनाना चाहते हैं. तो उसी तरीके का एक सीन था ट्रेन प्लेटफॉर्म का, जहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. And what happened, there was a girl, she was 17, she was younger than 17 years, okay, and she was very nervous but she was more excited. ठीक है, वो
वो जो लड़की थी स्लाइट गर्ल मतलब क्या है यहाँ पे, जो पतली दुबली लड़की है, ठीक है, जो कि 17 इयर्स की है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पतली है तो वो उससे भी ज़्यादा यंग लग रही है, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वाई? She was excited that she can feel the vibration of the train coming to the platform. Okay. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Now, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Okay, she was going to दी प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसका रीनो आप कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उस कॉलेज में उसको आज उसका जाने का पहला दिन था. ओके. एंड द कॉलेज वॉज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन, एंड डॉन्टिंग इनफ एंड शी वॉज फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. ओके. शी वॉज फ्रॉम शी वॉज स्कॉटिश गर्ल, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. जिस तरीके से किसी भी ऑर्डिनरी या कोई भी ऑर्डिनरी लड़की जो स्कॉटलैंड से हो, ठीक है, पहली बार जब उसे इतने बड़े आप कह सकते हो कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जाने का पहली बार बोला जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होगा. और किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आज जो एवलिन ग्लेनी थी वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी. बट हिज एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, this aspiring musician मतलब person who want to be musician, ऐसा person जो अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में जो उसका प्रोफेशन है, उसको अपनी लाइफ का जो प्रोफेशन है उसको म्यूज़िक की तरफ डिवोट करना चाहता है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पर्सन जो प्रोफेशनली म्यूज़िक को अपनी लाइफ में आप कह सकते हो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके जैसी उसकी लाइफ तो थी ही, लेकिन उसके साथ, ठीक है, एक उसके साथ बिगर चैलेंज उसकी लाइफ में था. एंड व्हाट वाज द बिगर चैलेंज? इट वाज दैट शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, है ना. एंड वो जो बिगर चैलेंज है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी पर्सन से जब हम कंपेयर करते हैं एवलिन ग्लेनी को, तो हम क्या देखते हैं कि शी वॉज डेफ क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें सुनने की आप कह सकते हो एबिलिटी नहीं थी, वो डिसेबल पर्सन थी, है ना, वो बहरी थी. तो इस वजह से किसी भी आम आदमी के कंपैरिजन में उसका जो चैलेंज है वो बढ़ चुका था. ठीक है. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अब यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ यू विल नो द हिस्ट्री ऑफ एवलिन ग्लेनी कि किस तरीके से उसमें जो ये सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हुई. ओके. तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो एवलिन ग्लेनी थी उसकी सुनने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे गई. हर मदर रिमेंबर्स, जब हम उसकी मदर से बात करते हैं, उसकी मम्मी ने आई थिंक किसी इंटरव्यू में बताया होगा, या उसकी मम्मी का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है उसकी मदर का. एंड व्हाट शी इज सेइंग, हर मदर रिमेंबर्स, उनको याद है कि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. ओके. और उसकी मम्मी को जब वो पुराने दिन याद करती है तो उसने एक बात जो नोटिस करी थी, या जब उनको पहली बार इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि वो उसको कुछ प्रॉब्लम है सुनने में, वो था जब वो 8 ईयर्स की थी एवलिन, और वो अपना टर्न का वेट कर रही थी जब उसको पियानो प्ले करना था. ओके. जब उसको पियानो बजाने किसी कंपटीशन में, हम आगे देखेंगे उसकी स्कूल कंपटीशन में, जब उसको पियानो बजाने के लिए उसको आवाज़ दी गई थी, तब उसकी मदर को पहली बार फील हुआ कि शायद एवलिन को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है. They called her name and she didn't move. And what happened कि उसको जो अनाउंसर थे उन्होंने उनका नाम लिया, लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. और मुझे तब एहसास हुआ कि शायद एवलिन ने सुना नहीं. Says Isabel Glennie. ओके. उसकी जो मदर है जिसका नाम इसाबेल है, उन्होंने कहा. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए जो एवलिन थी, क्योंकि कोई भी बच्चा है जो 8 या 9 साल का है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि वो सुन नहीं पा रहा है, या धीरे धीरे उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो कम हो रही है. तो कुछ दिनों के लिए एवलिन ने ऐसा प्रिटेंड किया कि सब कुछ उसके साथ सही है. उसने अपनी ये जो डिसेबल
डिसेबिलिटी है, ये जो डेफनेस की जो प्रॉब्लम है उसको छुपाना, कंसील मतलब होता है छुपाना। तो वो जो वो कह रही है कि कुछ समय के लिए उसने अपने आप को ये जो प्रॉब्लम उसके साथ थी उसको कंसील छुपाने की, हाइड करने की बहुत कोशिश करी अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, बट बाय द टाइम, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शी वॉज 11, हर मार्क्स had destroyed and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Okay, now एक ऐसा समय आया, धीरे धीरे समय बीतता गया और एवलिन के पास एक ऐसा समय आ गया जब उसके मार्क्स कंटिन्यूसली आप कह सकते हो कि कम होने लगे, और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि उसको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आपको उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। मतलब इतने समय तक वो कोशिश कर रही थी कि वो छुपा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसके धीरे धीरे मार्क्स कम होने लगे, परफॉर्मेंस में जब उसकी कमी आने लगी, ठीक है, तब उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने बात करी उसके पेरेंट्स को और क्या कहा कि आपको एवलिन लेनी को किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब उनको पता चला जब वो एक स्पेशलिस्ट के पास गए, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे चेकअप करवाया कि जो उसकी सुनने की जो क्षमता है वो किस लिए गई, क्योंकि उसकी एक नर्व है, ठीक है, और वो जो नर्व है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और वो ग्रेजुअली क्योंकि वो कमज़ोर हो चुकी है तो धीरे धीरे करके या धीरे धीरे स्लोली वो डैमेज हो रही है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू हियर। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उन्होंने क्या कहा कि जो hearing aids होते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है जो ईयरफोन्स जैसे होते हैं जो सुनने जो आवाज़ को सुनने के लिए उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एड्स उसको दिए गए और उसके बाद में उसको स्कूल भेजा गया जहाँ पे डेफ रहते हैं, उनकी पढ़ाई होती है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक और से एवलिन। और जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए, उसे कहा गया कि अब सुनने के लिए भी उसको किसी एड की, किसी आप इक्विपमेंट की ज़रूरत है और उसको एक डेफ स्कूल में उसका एडमिशन होना चाहिए, तो एवलिन जो है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो घबरा गई और उसने कहा मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, उसे लगा जैसे कि उसके जीवन में कुछ नहीं है। ओके, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट यहाँ पे राइटर अब क्लियर करना चाहता है कि एवलिन जो है वो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि करेजियस और बोल्ड गर्ल थी। ओके, और उसने डिसाइड किया कि जो लाइफ में उसके सामने जो चैलेंज आया वो उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको गिव अप नहीं करेगी, वो हार नहीं मानेगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। एंड वॉट शी डिसाइडेड कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, ओके, और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको कंटिन्यू करेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। ठीक है, एक बार क्या हुआ, उसने एक गर्ल को नोटिस किया कि वो एक जाइलोफोन था वो बजा रही थी, ठीक है, उसको प्ले कर रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने क्या डिसाइड किया कि वो भी इंटरेस्टेड है और वो भी जाइलोफोन जो है वो उसको प्ले करना सीखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जाइलोफोन है वो किस तरीके का होता है। ओके, so xylophone, a musical instrument which is row of wooden bars of different length। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो xylophone है वो वुडन बार से बना हुआ होता है और डिफरेंट लेंथ आप देख सकते हो कि किस तरह से है ना, जो इसकी जो डिफरेंट लेंथ के साथ इसको ये जो बना हुआ होता है और उसको प्ले किया जाता है। नाउ कम बैक टू द चैप्टर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेजेस हर बट percussionists रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स थे जिसने उसको डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया, ठीक है, लेकिन एक उसके जो टीचर थे है ना, जिनका नाम रॉन फोर्ब्स थे, जो कि एक परक्यूसियनिस्ट थे। इसका मीन्स है, इट्स मीन अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम्स एंड तबला एक्सेट्रा।
ओके तो उसने जो है वो जो टीचर थे उन्होंने उसका जो पोटेंशियल है उसको स्पॉट किया, उस पोटेंशियल का उनको पता चला कि हाँ उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो ज़ाइलोफोन जो है वो प्ले कर सकती है। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। ओके और उन्होंने क्या किया, उसको उसको उस ये जानने के लिए कि क्या एवलिन ग्लेनी है उसमें कितनी पोटेंशियल है, उन्होंने क्या किया कि ही बिगिन टू ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट। उसने जो है दो जो लार्ज ड्रम्स होते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनको एक साथ बजाया, ठीक है, और वो जो है वो डिफरेंट नोट्स जो है अलग अलग सुर में या अलग अलग नोट्स से वो उसको बजा रहे थे। और उन्होंने उसको एडवाइस दी, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उसने क्या कहा कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो तो कोशिश करो कि किसी और तरीके से तुम इस म्यूज़िक को महसूस कर सको। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और सडनली एवलिन यहाँ पे क्या कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम। जो हायर ड्रम के नोट्स जो थे, जो आवाज़ जो थी, उसको मैं वेस्ट अप से महसूस कर पा रही थी। वो वाइब्रेशन, शी वॉज एबल टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द ड्रम। जो हायर नोट्स या हायर ड्रम था उसको वेस्ट अप से उसको वेस्ट अप में उसको कुछ वाइब्रेशन हुआ, उसने वहाँ से फील किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो लोअर वन जो नोट्स थी, जो डिफरेंट नोट थी, जो लोअर वन थी, जो कम थी या अलग थी या कुछ उससे धीमी थी, वो उसने वेस्ट डाउन जो है वहाँ पे महसूस करी। मतलब कुछ वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन के थ्रू उसने कोशिश करी वो जो नोट्स थे उनको ग्रैब करने की, पकड़ने की। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जो उनके टीचर थे उन्होंने ये जो एक्सरसाइज है उसको रिपीट करी। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है 1-2 दिन की हो, ठीक है, काफ़ी समय तक उन्होंने ये प्रैक्टिस किया। और सून जो एवलिन है, हमारी जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसने ये डिस्कवर किया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, की वो अलग अलग नोट्स जो है अपनी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। एंड वॉट शी इज़ सेइंग कि मैंने अपने आप को ओपन किया, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से डिवोटेड किया, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, ताकि वो जो साउंड है उसको, उस जो साउंड के साथ जो वाइब्रेशन आती है उसको वो महसूस कर सके, उससे वो सीख सके। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही हैं राइटर यहाँ पे, कि उसके बाद जो था, जब उसको महसूस हुआ कि वो डिफरेंट नोट्स को, डिफरेंट म्यूज़िक को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट पे फील कर सकती है वो वाइब्रेशन, ठीक है, तो उसने ये एक्सरसाइज शुरू करी। और उसके बाद इस एबिलिटी के बाद, इस क्षमता के बाद उसके पास कुछ था, तो वो था कि उसका अटूट जो डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ निश्चित जो एक दृढ़ संकल्प उसने कर लिया था, एक उसने हार्ड माइंड सेट कर लिया था अपना। और वो जो हार्ड वर्क था उसने उसको, जो उसकी लाइफ में जो भी उसने अचीव किया है उसके लिए वो कह रही कि बाकी सब क्या था, हार्ड वर्क, कि मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ इस पैशन को अचीव करने के लिए, और मैं कितनी डिटर्मिनेंट हूँ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। और उस दिन से उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, okay? So she toured, वो यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड किंगडम के एक यूथ ऑर्केस्ट्रा जो था उसमें भी जब वो 16 साल की थी तब उसने एक म्यूजिशियन का जो पार्ट है वो प्ले किया, मतलब कोई म्यूज़िक वहाँ पे बजाया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और शी हैड डिसाइडेड कि म्यूज़िक ही उसका पैशन भी है और उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो म्यूज़िक है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, ओके? उसने ऑडिशन मतलब गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर वुड कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ, ओके? तो उसने एक अपना ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी के लिए, ठीक है, और वहाँ पे वो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर थी और उसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी, ओके? शी वॉज सो गुड, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी म्यूज़िक में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में वर्क करती थी, वहीं कुछ और अपने जो साथी, अपने जो फेलो में से जो अपने साथी थे या और भी जो म्यूजिशियन थे उनके साथ
ग्रुप में परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद में शी डिसाइडेड दैट शी विल गो फॉर सोलो परफॉर्मेंस. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. ठीक है, उसके 3 साल का जो कोर्स था उसमें उसने बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो अचीव किए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे एवलिन के लिए राइटर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराया कि बहुत ज़्यादा हीरोइक अचीवमेंट कुछ किया है उसने. ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. और वो यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपकी क्या डेस्टिनेशन होनी चाहिए, आपकी क्या लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, तो यू विल गेट देयर. ठीक है, तो आप उस डेस्टिनेशन पे, आप उस एम पर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर आप पहुंच जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क करना होता है अपने एम को फुलफ़िल करने के लिए, या जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में. ठीक है, तो एक तो आपके पास वो डायरेक्शन होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ होती है आपके पास तो आप उसको अचीव करके ही रहते हैं. एंड शी गॉट राइट to the top, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. And she is so famous. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, मतलब ऐसी गर्ल जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो, है ना, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट. एंड शी इज़ एबल टू प्ले 1,000 इंस्ट्रूमेंट, है ना, लगभग 1,000 के आसपास इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसने मास्टरी करी, उसने उसमें उसको सीखा और वो बजा सकती है. वो भी एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, डेफनेस उसके साथ, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और वो जो लड़की है, वो जो एवलिन है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है और इसका हैक्टिक शेड्यूल है. हैक्टिक मतलब बहुत ही, जब वो बहुत बिजी रहती है, उस इंटरनेशनल शेड्यूल के साथ उस लड़की ने बहुत सारे 1,000 इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखे और इस तरीके से वो एक फेमस गर्ल बन गई या फेमस हो गई. इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इंट्रीग्यूइंग मतलब होता है फैसिनेटिंग और क्यूरियस. और जब हम उसको देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग है एवलिन को देखना कि वो इतना एफर्टलेसली, बिना किसी आप कह सकते हो कि इतने आराम से, इतना कंफर्टेबली, बिना सुने वो किस तरीके से म्यूज़िक को प्ले कर सकती है. म्यूज़िक के साथ आप कह सकते हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट फील करके उसको बजा सकती हैं. ओके, in our 2 hours discussion she never missed a word. ओके, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. और वो क्या कह रही, 2 घंटे का ये जो इंटरव्यू है, ठीक है, जिसमें कुछ बातें राइटर ने लिखी है, कुछ बातें उन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तब वो बातें इसमें आपने देखा है कि कुछ इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है वो एवलिन या उसकी मदर की कुछ जो इंटरव्यू टॉक थी या बात थी वो उसने लिखा गया है. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि 2 घंटे का जब हमारा उनके साथ डिस्कशन हुआ था, मैं उनसे मिला था, ठीक है, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. उन्होंने कोई भी वर्ड जो है वो मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. ओके, जब भी, और उसने क्या कहा कि वो मतलब जब वो कोई बोलता था तो वो जो वाइब्स है, वो जो लिप्स रीडिंग है, उससे वो उसका आंसर दे दिया करती है ना. लेकिन एक चीज़ वो कहती है हंसकर कि जब कोई पर्सन है, मतलब मैन स्पेशली जो आदमी है, जब उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी थोड़ी बुशी है, मतलब जब वो कोई आदमी दाढ़ी रखता है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाती, क्योंकि जब बियर्ड होती है तब हमारे लिप्स थोड़े कवर हो जाते हैं, तब उसको थोड़ी सी परेशानी होती है और वो क्या कह रहा है उसको समझ नहीं आता. बाकी यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि 2 घंटे के इंटरव्यू में, 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक वर्ड भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझ पाई. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़. और उसने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि जो ओनली लिप रीडिंग से ही वो जो मीनिंग क्या है या जो सामने वाला पर्सन से क्या बात कर रहा है वो समझ जाती है. इट्स द होल फेस. वो पूरे फेस को एनालाइज करती है, पूरे फेस को
देखती है, उसको स्टडी करती है, और स्पेशली आइज़ जो है बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है, तो उसके थ्रू से पता चल जाता है कि सामने वाला उससे क्या बात कर रहा है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, ओके, फ्लॉलेसली मतलब विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, अ वे ऑफ स्पीकिंग, ओके, स्कॉटिश थोड़ा सा उसका जो टोन है वो आता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। यहाँ पे वो क्या कह रही कि क्योंकि वो 11 साल तक की थी तब तक वो सुन सकती थी, इसलिए उसने तब तक बोलना सीख लिया था, और इस वजह से जो उसकी स्पीच है बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्यों यहाँ पे वो ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन जब तक ये 11 साल की थी तब तक वो सुन पा रही थी, है ना। धीरे धीरे वो कम सुनने लगी, इसलिए उसकी जो स्पीच है तब तक वो बोलना सीख गई थी, इसलिए उसकी वो जो स्पीच है, उसकी जो बात है, ठीक है, उसके जो शब्द है वो इतने ज़्यादा क्लियर है, वो इतना क्लियरली बोल पा रही है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, ओके। लेकिन यहाँ पे राइटर फिर से कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि उसने 11 इयर्स की जब वो थी तभी फ्रेंच और जो जापानीज़ लैंग्वेज है उसमें मास्टरी कर ली थी। मतलब उसके बाद भी 11 साल के बाद जब वो सुन नहीं पा रही थी, उसके बाद भी शी was able to learn French and basic Japanese language, ओके। तो इसमें यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है कि वो कितनी ज़्यादा डिटरमिन थी, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क उसने अपने ऊपर किया है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि वो जो गर्ल है एवलिन, वो कितना ज़्यादा म्यूज़िक से प्यार करती है। और यहाँ पे वो बोलती है, अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरी रगों में, मेरी बॉडी में है, ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और वो क्या कह रही है कि इट कॉज अ स्लाइट पिकलिंग और सिटिंग सेंसेशन, है ना। इचिंग जो होता है, टिंगल मतलब होता है थोड़ा जब हमारी स्किन में थोड़ा सा, वो कह रहा है कि ये जो म्यूज़िक है मैं अपनी स्किन में फील कर सकती हूँ, माई चेक बोन्स, ठीक है, एंड इवन माई हेयर। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है कि जो म्यूज़िक है वो उसके लिए इतना पैशनेट है कि उसकी स्किन उसको फील कर सकती है, आई मीन उसकी जो चेक बोन है वो भी उसको फील कर सकती है, और जो उसके हेयर है, इवन उसके जो हेयर जो इतने पतले, वो भी म्यूज़िक को महसूस कर सकते हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो वो जो वाइब्रेशन, वो जो कह रही है कि वो जो साउंड जो है, जो स्टिक से जब पास होती है उसकी फिंगर टिप्स में, ठीक है, वो जो वाइब्रेशन है उसके थ्रू से पता चलता है बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। और अब यहाँ पे वो डिफरेंट वेज बता रही है कि किस तरीके से वो म्यूज़िक को फील करती है, ठीक है। बाय लीनिंग मतलब होता है थोड़ा सा झुकना अगेंस्ट द ड्रम। शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो जो म्यूज़िक है, जो इको ऑफ साउंड है, ठीक है, उसको ड्रम जब बजता है और थोड़ा उसकी तरफ झुककर इस तरीके से देखती है, बैठती है, तो वो उस म्यूज़िक को फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज़, ओके, सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जो वुडन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो अपने शूज़ जो है वो आप कह सकते निकाल लेती है, ठीक है। वो अपने बेयर फीट मतलब अपने बिना शूज़ के वो वहाँ पे परफॉर्म करती है, ताकि उस म्यूज़िक को, उस वाइब्रेशन को फील कर सके और वो अपना परफॉर्मेंस दे सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस इन और दिस इज़ अ रीज़न। और ये बहुत ही जब ऑडियंस उसको देखते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एवलिन को अप्रिशिएट करते हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. Okay, in 1991 she was awarded with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blinds. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और यहाँ पे जो उनके मास्टर प्रिकॉशनिस्ट हैं, जो उनके टीचर है, ठीक है, जेम्स लेट्स, उन्होंने क्या कहा कि भगवान ने उसको सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर, ठीक है, एक स्पेशलिटी जो है भगवान ने उसको दे दी, एक स्पेशल सेंस उसको दिया है, जिससे वो म्यूज़िक को फील कर सकती है। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो भी सुनते हैं वो उसको महसूस करती है।
फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, है ना। जितना हम में से कोई, है ना, जो सुनकर समझता है वो उसको महसूस करके हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है क्योंकि वो म्यूज़िक को महसूस करती है, वो इतने अच्छे से म्यूज़िक को बजा सकती है, म्यूज़िक के लिए वो डिवोटेड है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। ओके, एवलिन कन्फेस करती है कि वो वर्कोहॉलिक है ना। वर्कोहॉलिक मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल वे है ये कि जब कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम करता हो, है ना, पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। एक ऐसा इंसान जो कंटिन्यूसली काम करता हो, जो सिर्फ और सिर्फ काम से प्यार करता हो। ओके, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। ओके, वो क्या कह रही है कि मुझे बहुत वर्कोहॉलिक है, वो उसे काम करना बहुत पसंद है। और वो क्या कह रही है कि जब उसको क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड मुझे मिलता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है, वो इनॉर्मस है। जो एप्रिसिएशन मुझे मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, ओके, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ओके, रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो जेल में और हॉस्पिटल्स में भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको पॉजिटिव वाइब देने के लिए परफॉर्म करती है। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Foundation for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यहाँ पे जो एन रिचलिन है, ओके, जो कि एक फाउंडेशन चलाते हैं डेफ बच्चों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं कि वो यंग म्यूजिशियंस को सिखाती हैं, इन जो डेफ बच्चे हैं यहाँ पर आके परफॉर्मेंस देती हैं, उनको सिखाती है, जिससे कि वो एवलिन ग्लेनी है, वो इनकी इंस्पिरेशन है। और वो इन परफॉर्मेंस से ये सीखते हैं कि जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, अगर उनके अंदर डिटर्मिनेशन हो, अगर वो मेहनत करें, अगर उनमें विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते, मतलब वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ओके, एवलिन ग्लेनी जो है ऑलरेडी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है जो कि लोग अपनी दुगनी एज में भी नहीं अचीव कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट percussion of the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look at her and say, if she can do it, I can do. ओके, और इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि उसने बहुत कुछ अचीव किया है। उसने यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा में अपनी भूमिका निभाई है, उसके बाद में वो एक सोलो परकॉशनिस्ट भी बनी। इस तरीके से वो एक इंस्पिरेशन है उन सभी हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो उसे देखकर इस बात से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्पिरेशन या फिर हम कुछ लेसन ही उसकी लाइफ से ले सकते हैं, वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि शी इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑल्सो। और उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत सारे लोगों को प्लेजर देता है, उसका म्यूज़िक देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट जो एवलिन ग्लेनी है वो कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेंट थी, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। और दो शी वॉज डिसेबल, शी वॉज नॉट एबल टू हियर, शी वॉज डेफ। ये जो चैलेंज है वो उसने अपनी लाइफ में कभी अपनी ये जो चैलेंज है उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वो अपनी लाइफ को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया उसके बारे में हमने देखा। और साथ के साथ वी हैव लर्नड दैट कि वी शुड बी वेरी पैशनेट टुवर्ड आवर एम और ड्रीम एंड वी शुड फॉलो, इफ़ वी वांट टू फॉलो आवर ड्रीम देन वी हैव टू वर्क हार्ड। ओके, thank you, have a nice day.